स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और अब बात सामाजिक रूप से होगी और एक बार फिर से मैं सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। शुरुआत सुंदरलाल जी आपसे करती हूं मैं, प्लीज आप माइक ले लीजिए। सवाल मेरा यह है कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है लोगों को समझाना, तो आप किस तरह से लोगों को समझाते हैं? क्योंकि आप सामाजिक अगर वर्कर हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है लोगों को समझाने की, लोगों को जागरूक करने की। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल में पहुंचने पर आपकी टीम का और यहाँ समस्त रोहतक वासियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने मंच हमें बोलने के लिए दिया। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं गुरुग्राम, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं और विशेषकर हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो नए गुड़गांव के नाम से अभी जाना जाता है। वहाँ नया गुड़गांव अभी विकसित हो रहा है। आज के समय में हमारे उस क्षेत्र में लोगों को पैसे की या वो ज़रूरत नहीं है, उनको समय चाहिए। लोग आए आपके पास, उसके साथ अच्छे से बैठ के आपने बातचीत की, उसको अच्छे से समझाया। ना तो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उनको नौकरी की ज़रूरत होती है, ना बिजनेस की ज़रूरत होती है, ना काम की। सब सक्षम लोग हैं, सिर्फ उनको समय चाहिए कि लोगों के पास आए और वो उनको अच्छे से समय दे, उनसे अच्छे से बात करें, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उसमें हम कामयाब हो जाते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं। सुंदरलाल जी, आप सरपंच रहे हैं। सरपंच रहते हुए गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर रही। बतौर सरपंच ऐसी कौन सी चुनौतियां आपने महसूस की सरकार की योजनाओं को गांव वालों तक पहुंचाने में? देखिए, इससे पूर्व में भी पंचायतें रही हैं, आगे भी पंचायतें रहेंगी, लेकिन बतौर सरपंच आप मुझसे पूछे तो मैं मनोहर लाल जी की सरकार को 10 में से 10 नंबर दूंगा। इस बात पर तो तालियां बनती है। उसका कारण है, ऐसा नहीं है कि कृषि मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं तब मैं सरकार की प्रशंसा कर रहा हूं। गुड़गांव जिले में कहने को कहते हैं कि भाई बहुत पैसे वाली पंचायत, और है भी, लेकिन मेरा गांव है सिकंदरपुर बड़ा, बिल्कुल गरीब पंचायत, जिस पंचायत के पास 1 रुपया भी नहीं था। अगर हम 4 सफाई कर्मचारी भी लगा ले तो उनके सैलरी देने के पैसे हमारे पास नहीं थे। लेकिन 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य पिछले 5 साल के कार्यकाल में सरकार द्वारा और CSR द्वारा मैंने अपनी पंचायत में करवाए हैं। तो अभी कुछ हमारे साथी बैठे हुए थे, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आगे से ऐसा कोई भी मंच हो तो आपने एक निर्दलीय विधायक और एक कांग्रेस का विधायक, एक चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, उसको भी ऐसे मंच पे आप जरूर बैठाएं। हरियाणा के इतिहास में मनोहर लाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो सभी 22 जिले के मुख्यमंत्री हैं। आपके मंच पे ही मैंने सुना है, अभी आपके मंच पे ही यहाँ बैठे हुए विधायक जी कह रहे थे कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 3 जिलों के मुख्यमंत्री थे। ये आपके मंच के ऊपर की बात है। मैं दावे से कह रहा हूँ आपके साथ, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं नगर परिषद और नगर पालिका के। मेवात जैसा जिला जहाँ हमारा कुछ भी नहीं था, वहाँ भी हमने 3 सीटें जीती है। तो कहीं ना कहीं आप ये बात समझ के दीजिए कि 22 के 22 जिलों का अगर मुख्यमंत्री कोई है तो वो प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी है। ठीक है, मुकेश गोयल जी, क्योंकि अक्सर सोशल वर्कर फंड के अभाव से भी कहीं ना कहीं जूझते हैं, तो सरकार आपकी किस तरह से हेल्प कर रही है और उस हेल्प के जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में, और ख़ास तौर पर क्योंकि अब हेल्थ को लेकर भी बहुत बात होनी शुरू हो गई है, रक्तदान नेत्रदान से आप खुद जुड़े हुए हैं, इसको लेकर लोगों को जागरूक करते हैं, इसके बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी मेरे से पहले वक्तव्य में डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन के टाइम में ब्लड की जरूरत पड़ती है और उस टाइम बड़े अभाव में होते हैं कि वो रक्त की कमी हो जाएगी। अभी हमने 1 साल पहले कुंडली में एक नया ब्लड सेंटर खोला है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने हमें आर्थिक सहयोग भी उसमें दिया और पूरा हमने उनसे कमिटमेंट किया कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव से रक्त के बिना नहीं रहेगा और उसको हम पूरी तरह पूरा कर रहे हैं। आप कैसे लोगों को कैसे मनाते कैसे हैं रक्तदान करने के लिए? क्योंकि मैं अभी भी हम देखते हैं कि लोग पहले तो खुद ही फिजिकली फिट नहीं है, तो वो खून देने लायक ही नहीं है, तो दान कहाँ से करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोगों में भ्रांतियां हैं। रक्तदान देने से किसी का कुछ घटता नहीं है, परंतु कई भ्रांतियां हैं कि मेरे शरीर में ब्लड नहीं है। ब्लड देने से
उसके अपने शरीर की जो कमियां हैं वो सामने आएंगी। जब भी किसी भी ब्लड सेंटर में या ब्लड कैंप में आप जाएंगे तो डॉक्टर आपसे 10-15 क्वेश्चन पूछता है, उसमें सारी जानकारी बेसिक आ जाती है, क्या वो ब्लड देने लायक है नहीं, उनका एचबी चेक होता है, उनका बीपी चेक होता है, और जनरल बातें डॉक्टर पूछते हैं, क्या आपका शुगर है, आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, आपको कोई पीलिया तो नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तो सुई से ही डर जाते हैं। इतना नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक सुई इतनी, मैं स्वयं से 78 बार ब्लड दे चुका हूँ, और मैं अपने परिवार के सभी बच्चों को पूरा मोटिवेट किया है। डेंगू में हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि कोई भी, अब जैसे प्लेटलेट जब कम हो जाते हैं तो उसको प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है, एसडीपी बोलते हैं, तो हम उसके लिए जब डॉक्टर 10,000 प्लेटलेट रह जाते हैं तो उनको प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है, तो हम उनके लिए डोनर का भी व्यवस्था करते हैं। और उस डोनर को हमने इतना प्रेरित किया हुआ है, उसको इतना बताया हुआ है कि आप अगर प्लेटलेट देंगे तो आपके लिए कितने फायदेमंद है। क्योंकि एसडीपी, मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो डेंगू पेशेंट के लिए प्लेटलेट डोनेट करता है वो अपने शरीर को और ज़्यादा स्वस्थ करेगा, क्योंकि सिंगल डोनर प्लेटलेट जब डोनेट करता है तो उसकी पूरी जांच होती है, 1-1.25 घंटे का टीटीआई टेस्ट लगता है, उसमें सारे उसकी जानकारी पता लग जाती है। जब वो प्लेटलेट डोनेट करता है तो उसके शरीर में प्लेटलेट पता लग जाते हैं कि 1,80,000 से ऊपर अगर वो प्लेटलेट है तो डोनेट कर सकता है, 3.5 लाख तक अनुमान होते हैं। जब वो प्लेटलेट डोनेट करता है तो लगभग 40 से 50,000 प्लेटलेट उसके डोनेट ले लेते हैं। और थैलीसीमिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें तो बच्चों को, मरीजों को अक्सर हर हफ्ते ब्लड की जरूरत होती है, तो ऐसे में रूढ़िवादी सोच के खिलाफ जाकर के लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। निखिल जी, आप वाना इंटरनेशनल में हैं और एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दवाइयाँ बेचना। मार्केट में नकली दवाइयों का दौर चल रहा है और स्पेशली महंगी दवाइयों की वजह से आम जनता जो है वो दवाइयाँ नहीं खरीद पाती। ऐसे में आपकी कंपनी की ओर से ऐसी कौन से काम किए जा रहे हैं? वाना इंटरनेशनल की क्या स्पेशलिटीज़ हैं? कौन से सेगमेंट्स आपके यहाँ पर इस तरह से बटे हुए हैं जो आम जनता को सस्ते दामों पर और विश्वास के साथ दवाई खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? वॉन इंटरनेशनल में, जैसे आपने कहा, फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक न्यूरोलॉजी हम बोलते हैं, जिसे हम ब्रेन का हिस्सा बोलते हैं, या फिर हम गैस्ट्रो बोलते हैं जो हमारे स्टमक को कवर करता है। हमारे हर मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत वेल रिसर्च्ड होते हैं और 3-4 टेस्टिंग से निकलते हैं, सो दैट वी आर एबल टू गिव द बेस्ट टू अवर पेशेंट्स। और सस्ते और महंगे की बात ये है कि कोविड के दौर में भी हमने देखा है कि सब लोग चाहते थे कि बस वैक्सीन कब आएगी, और ये भी समझना चाहिए कि हर एक मॉलिक्यूल एक टेस्टिंग से निकलता है, विच इज़ अ वेरी बिग फेज। बट फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जहाँ से एक्सपेक्टेशन कंपेयर टू अदर फील्ड्स लोगों की ज़्यादा रहती है, तो कॉस्ट को मेंटेन करते हुए और बेस्ट डिलीवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। निखिल जी, अभी जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जिस पर हर कोई भरोसा करता है, खास तौर पर अपने नवजात बच्चों के लिए भरोसा करते हैं, उस कंपनी को $28 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। भारत में बैन हो गया है क्योंकि कई महिलाओं को कैंसर हो गया, हजारों लोगों को जॉनसन एंड जॉनसन टेल्कम पाउडर से कैंसर हुआ। तो ऐसे में जब भरोसेमंद ब्रांड्स भी इस तरह से सामने आते हैं, एस्बेस्टॉस की वजह से कैंसर फैलाते हैं, तो कोई कैसे भरोसा करे फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर? आप वाना इंटरनेशनल के माध्यम से बताइए कि आपकी कंपनी पर कैसे भरोसा किया जाए। जी, जॉनसन एंड जॉनसन टेल्कम पाउडर पहली बात तो एक ड्रग नहीं, एक कॉस्मेटिक है। स्टिल ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी चीज़ आगे आई, हालांकि ये साइंटिफिकली अब तक प्रूव नहीं हुआ है, बट स्टिल बीइंग फ्रॉम अ फार्मा फ्रेटर्निटी मैं इसको डिफेंड नहीं करना चाहूँगा, बट जो टेल्कम, हर इंडस्ट्री के अपने फेलियर्स और सक्सेस होते हैं। लाइक आई सेड कि फार्मा इतना क्रिटिकल है कि उसको बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। अगर दवाई जो है, कोई भी दवा एक अकेली दवा नहीं है, वो 4-5 चीज़ों को मिलाकर एक दवा बनाई जाती है, जैसे केमिकल हैं, एक्सीपिएंट्स हैं, कच्चा माल जिसे हम कह देते हैं रॉ मटेरियल या एपीआई। तो हर एक की अपनी टेस्टिंग है और हर एक का कॉम्पोजिशन है, फिर उसके बाद उसकी टेस्टिंग है।
तो कहीं पर भी एक फेलियर आता है तो एक दवा का फेल होना पूरे पूरे वर्ल्ड को पता चलता है, बट दिस इज स्टिल अनफॉर्चुनेट कि ऐसी एक चीज़ सामने आई है। और पर हमें एक बेटर साइड इसका देखना चाहिए कि देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल्स, हर एक जनरेशन जो है, हर एक मॉलिक्यूल में कितनी जनरेशन्स होती हैं, उसके अंदर अगर हम फेलियर रेट देखें तो इट इज़ लेस देन 1%, बट दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। सुंदरलाल जी, दवाई का जिक्र किया निखिल जी ने, वैक्सीनेशन कैंप आप लगाते हैं, 800 से ज़्यादा आपने गुरुग्राम में लगवाए हैं। वैक्सीन को लेकर इतनी सारी अफवाहें अगर मैं कहूँ तो उड़ाई गई, आपने लोगों को कैसे कन्विंस किया कि एक वैक्सीन आप लगवा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे? देखिए, शुरुआत में ज़रूर हम इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि लोगों में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, लेकिन जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद हमें लोगों को समझाना नहीं पड़ा। लोगों अपने आप जागरूक हो गए कि जब देश का प्रधानमंत्री वैक्सीन लगवा रहा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री वैक्सीन लगवा रहा है, तो हम वैक्सीन क्यों ना लगवाएं। और मैं आपके मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, मतलब उसके बाद जो मारामारी हुई है वैक्सीन के लिए, यहाँ भी कैंप लगवाओ, यहाँ भी कैंप लगवाओ, वहाँ भी लगवाओ, हमने PHCO के साथ मिलके और प्राइवेट NGO के साथ मिलके एक एक दिन में नए गुड़गांव में 8 से 10 जगह कैंप करवाए हैं। और वहाँ की स्थिति ये थी कि लगभग 6-6 घंटे लोगों ने इंतज़ार किया है लाइन में लगकर वैक्सीन के लिए। तो हमारा जो क्षेत्र है 100% अब बिल्कुल, अब तो हमारा क्षेत्र क्या देश भर ही पूरा हो गया है। और हम लोग सौभाग्यशाली थे कि प्रदेश में और देश में एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने लोगों के हित में देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाई और वो वैक्सीन हम अच्छा, लगवा एक छोटा पाए। सा सवाल, और बूस्टर डोज को लेकर भी ये उत्साह देख रहे हैं आप लोगों में? दूसरा डोज कंप्लीट हो चुका है, अब तो बूस्टर बूस्टर डोज डोज लग रही है। बूस्टर उसमें भी जिन जिन को समय पूरा होता जा रहा है वो लोग बूस्टर डोज लगवाते जा रहे हैं। तो बिल्कुल मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ इसका श्रेय आपकी कन्विंसिंग पावर को भी तो जाता है। देखिए, बहुत बधाई के पात्र हैं बेहतरीन इसके जो लिए आप। कार्य हमारे जो डॉक्टर हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, हरियाणा में और पूरे देश में स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में किया गया है, उसके लिए मैंने आज नहीं, यहाँ नहीं, हर मंचों पे मैंने तारीफ की है। जान की परवाह करते हुए वो बेचारे रोज़ गांव में, गली में, घर में, झुग्गी में, झोपड़ी में कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने काम किया है, लेकिन अपना देश बचा लिया, अपना प्रदेश बचा लिया। उसके लिए बिल्कुल बधाई के पात्र हैं वो लोग। बिल्कुल। मुकेश जी, आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा कि रक्तदान तो ठीक है, रक्तदान से कोई नुकसान नहीं होता, ये आप कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन नेत्रदान और देहदान दो ऐसी चीज़ें हैं कि हम हिंदू समाज के लोग तो बहुत हिचकते हैं। हमें लगता है कि नहीं, अंतिम संस्कार होना चाहिए, या इस्लाम में भी माना जाता है कि ज़मीन में जाना, दफन होना ही अंतिम प्रक्रिया है। ऐसे में अपने किसी परिजन के नेत्र का दान करने के लिए लोगों को कन्विंस करना, या मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए किसी को ये कन्विंस करना कि आप अपने परिजन का देह दान कर दीजिए ताकि आने वाले भविष्य के मेडिकल छात्र इससे पढ़ाई कर सकें, ये कैसे कन्विंस करते हैं आप? बहुत अच्छी बात कही आपने। 2010 में हमने ये नेत्रदान का कार्य सोनीपत से शुरू किया। शुरू में परेशानी आई, परंतु मीडिया ने हमें बहुत सहारा दिया। हम जिस भी परिवार में नेत्रदान कराते थे तो उसकी पूरी जीवनी हमें मीडिया, न्यूज़पेपर कवर करके देता था। उससे बहुत लोग प्रेरित हुए और आप यकीन माने कि लोगों के फ़ोन स्वयं से आते हैं सोनीपत में अब नेत्रदान कराने के लिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जीते जी नेत्रदान, मरने के बाद जीते जी रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान, हम सभी ने प्रण लेना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्योति है, ये आंखों के जो मोती हैं, ये जलने के बाद राख हो जाएंगे, और किसकी आंख में ये जगमग, ये सुंदर दुनिया देख पाएंगे, इसका अनुमान वो आदमी लगा पाएगा जिसने कभी ये दुनिया नहीं देखी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुंदरलाल जी, आपका भी शुक्रिया, मुकेश गोयल जी आपका भी शुक्रिया, और निखिल अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोशली ये किस तरह से हरियाणा को के विकास में भागीदारी अपनी निभा रहे हैं, ये हमने इस पैनल के जरिए समझा।